मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदरुम रांची से। आप लोग कैसे हैं? आशा एवं विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी से संघर्ष करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज मैंने कोर्स 1 यूनिट 4 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट 4 ही ऑनलाइन क्लासें दिए हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने भी हैं और इस महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। फिर भी हम लोग और आप भी दोनों लोगों के सहयोग से ये टीचिंग लर्निंग आप लोगों के समक्ष दिन पर दिन चल रही है। जैसा कि मैंने यूनिट 4 में आप लोगों को बुद्धि लेकर उपस्थित हूँ। बुद्धि क्या है, सांवेगिक बुद्धि क्या है, ये आप लोगों को मैंने बहुत विस्तार से पिछली वीडियो में भेज चुके हैं। उसी यूनिट से मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज उपस्थित हूँ, जो कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से प्रतिवर्ष इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। वह शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है, टिप्पणियाँ में। कभी भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो टिप्पणी जरूर करिए, क्योंकि टिप्पणी पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं, मिलते भी हैं। इसमें टिप्पणी आती है वही टॉपिक को मैंने फर्स्ट टॉपिक लेकर आज उपस्थित हुई यूनिट 4 से, जो कि मेधावी अथवा प्रतिभाशाली बालक। आप लोगों के समझ यही टॉपिक है, मेधावी अथवा प्रतिभाशाली बालक। मेधावी भी पूछ रहा है, दोनों पूछ सकता है, मेधावी बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो वास्तव में प्रतिभाशाली बालक किसको कहेंगे? तो इससे पहले ये चीजें स्पष्ट है। टर्मन महोदय ने जो बुद्धि के वितरण को प्रभावित किया है कि वास्तव में कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो बच्चों की श्रेणियों को यह पता लगाती हैं कि वास्तव में प्रतिभाशाली बालक कौन है। टर्मन ने बुद्धि के वितरण को बुद्धिलब्धि के आधार पर उनके वितरण का विभाजन किया है। उसी में से मैं बुद्धि के वितरण टॉपिक बुद्धि के वितरण के अंतर्गत है प्रतिभाशाली बालक या मेधावी बालक, यही कह सकते हैं, या मेधावी अथवा प्रतिभाशाली बालक। तो मैंने प्रतिभाशाली बालक की बातें करते हैं। पहले ये जान जाइए कि प्रतिभाशाली बालक का कैसे जानेंगे कि प्रतिभाशाली बालक है। जिसका बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर है, वह प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आता है। जैसा कि अब मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अच्छे पॉइंट है उसको नोट भी कर लीजिए। जैसे वास्तव में बहुत चीज कभी कहा जाता है कि प्रतिभाशाली बालक में कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। इन बातों से आप स्पष्ट भी है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। उनमें आपस में कई प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं, आपस में कई प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, एक समान नहीं होते हैं। अगर एक समान होते तो टर्मन महोदय ने बुद्धि के वितरण को अलग अलग नहीं कहता कि IQ अलग अलग होते हैं।
इसीलिए सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। कई बालक अगर शारीरिक रूप से अगर एक दूसरे से अधिक भिन्न हैं, कहीं देखे होंगे आपकी, कई बालक इतने कि शारीरिक रूप से एक दूसरे से कहीं न कहीं भिन्न हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो कई मानसिक रूप से भिन्न हैं, कोई शारीरिक रूप से तो कोई मानसिक रूप से। अगर इन भिन्नताओं को संक्षेप में सभी पक्षों में हम ये चीज़ें सभी पक्षों में देखने को मिलती हैं, हर जगहों। अतः जो बालक की बातें होती है तो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। प्रतिभाशाली बालक ये सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं हर कार्य में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सृजनात्मकता के रूप से, हर चीज़ में वो भिन्न होते हैं। अगर जब भिन्नता की बातें आती हैं, उन्हें अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। ऐसे बालकों में एक श्रेणी जो होती है वो मेधावी छात्र की भी होती है, जिसे कहें बोले ना कि मेधावी अथवा प्रतिभाशाली बालक। इन्हीं बालकों में से एक मेधावी छात्रों की भी श्रेणियां होती हैं। जब हम बातें करते हैं कि जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, मेधावी बालक की भी अपनी विशेषताएं होती हैं और कठिनाइयों और शिक्षा के साधन भी होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का अलग व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक और मेधावी छात्र की बातें जब हम रखते हैं तो बातें आती हैं कि एक ही प्रश्न दिया जा रहा है, तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं कम समय में उस प्रश्नों का उत्तर दे करके वह बेकार समय बैठे रहते हैं पूरे समय। इसलिए इनकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने रखा है। एक बात और रखा, अगर उसको अर्थ के रूप में हम इसीलिए कहा गया है कि जिनका अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक है, कि ऐसे बालकों की शिक्षा किस स्तर पर दिया जाए। एक अध्यापक के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जब मैं प्रतिभाशाली बालकों के अर्थ, वास्तव में प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, क्या होते हैं, उसके अर्थ को हम और कह सकते हैं उसे गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक। इसे विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं। स्पष्ट कि प्रतिभाशाली बालक ये विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, क्योंकि अगर इन बालकों की बुद्धि अधिक होती है, इसलिए उन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है। ये बालक सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं, ये बालक जो होते हैं सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं कि इनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार का शिक्षा, प्रशिक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। अन्यथा ये बालक ये दूसरे बालकों से, अगर इनकी बातें रखें कि दूसरे बालकों के साथ और कक्षा में उचित प्रकार से समायोजित नहीं हो पाते हैं। लेकिन शिक्षा जगत में ये चीजें संभव कहाँ है? ये चीजें संभव नहीं है कि प्रतिभाशाली बालकों, सामान्य बालकों और मंद बुद्धि बालकों, तीनों को अलग अलग एजुकेशन देना ये संभव ही नहीं है। संभव कब रहता कि मात्र सामान्य बालक हैं तो सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक है तो मंद बुद्धि बालक, और तीव्र बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली बालक।
देखिए यह अक्सर देखने को मिलता है कि सामान्य बुद्धि मानकर ही हम लोग एजुकेशन करते हैं और लर्निंग करते हैं। अगर मैंने श्रेणियाँ का विभाजन करके अध्ययन करें तो क्या प्रतिभाशाली बालक जो हैं उसमें से बालक प्रतिभाशाली नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। तो कैसे उनमें भी तो सामान्य, मंद और प्रतिभाशाली बालक होंगे, क्योंकि उसी से तुलना की जाएगी। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक हर श्रेणियों में प्रतिभाशाली बालक में सब प्रतिभाशाली ही नहीं रह गए, उनमें भी जैसे 50 प्रतिभाशाली हैं तो उसका अगर परीक्षा और अध्ययन प्रशिक्षण करा दिया जाए तो उसमें से भी 3 श्रेणियाँ उभर कर आएगी आपके सामने। तो इसलिए इन लोगों पर विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन अगला से कक्षा की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल की बात है आज के युग में। कई बार इनकी ओर अगर ध्यान न देने से वे अनचाही दिशा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इस बात को हम मानते हैं कि अगर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए तो अनचाही दिशा की ओर वो अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये व्यवस्था, कक्षा की व्यवस्था असंभव है इस दृष्टि से, और इनको इसमें प्रायः उच्च बुद्धिलब्धि वाले विद्यार्थी को ही प्रतिभाशाली यह माना जाता है। उसकी IQ उच्च स्तर की है, इसका 110 से ऊपर, वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में है। अतः प्रतिभाशाली बालक शब्द का अभिप्राय अगर हम मान रहे हैं तो उच्च बुद्धिलब्धि से लिया जाता है, इसको हम मान रहे हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक टर्मन ने एक बात रखा, उन्होंने कहा कि प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वो घनिष्ठ होते हैं। ये भी कर सकते हैं, घनिष्ठ या वरिष्ठ मान सकते हैं कि बालक किसी भी शारीरिक विकास, शैक्षणिक विकास और वह बुद्धि में वह क्या होते हैं? वरिष्ठ होते हैं। टर्मन ने इस बात को कहा। और टर्मन ने जब प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा की बातें होती हैं तो स्पष्ट कहा कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले ही बालक को सम्मिलित नहीं किए जाते, बल्कि कितने कहा कि बल्कि वे सभी बालक सम्मिलित होते हैं जो दूसरे बच्चों से किसी न किसी क्षेत्र में वो विशेष स्थान प्राप्त करता हो। किसी वरिष्ठ हो बुद्धि में ही क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वरिष्ठ स्थान प्राप्त करता हो। और वह स्थान क्या हो सकता है? जैसे कला के क्षेत्र में, क्या कला के क्षेत्र में 10 बच्चे हैं तो 10 तो कला के क्षेत्र में जाएंगे नहीं, 10 तो बुद्धि में अधिक तीव्र होंगे नहीं। तो इसी ने कहा कि जिस क्षेत्र में अधिक प्रतिभाशाली हो उसको उसी क्षेत्र में उसका प्रतिभाशालीवान माना जाएगा। जैसे कला के क्षेत्र में, कोई लोग कला के क्षेत्र में, कोई लोग साहित्य के क्षेत्र में, कि साहित्य दर्शन कितने अच्छे लोग पढ़ाते हैं साहित्य वाले, और वह उसी क्षेत्र में होता है। कभी कवि के क्षेत्र में कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और काव्य रचना के क्षेत्र में हास्य व्यंग की बातें आप सुनते भी हैं, काव्य रचना की बातें भी सुनते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो आगे हो वह प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप लोग सुने भी होंगे, कार्ल सनिक महोदय ने बहुत ही सागर्भिक एक परिभाषा दिया है उन्होंने कि वास्तव में प्रतिभाशाली बालक कौन हैं, कैसे जाने कि प्रतिभाशाली बालक हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर, ठीक देखिए, प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी भी योग्यता में अधिक हों, कितनी अच्छी बात है कहा कि अगर 12 साल का बच्चा है, करीब 10-12 की संख्या है 12 साल के बच्चों की, तो उसने कहा कि अपनी ही आयु के किसी भी क्षेत्र में अगर बालक अच्छा हो,
जो हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण देन, स्पष्ट कहा, एक महत्वपूर्ण नई देन दे, वह बालक प्रतिभाशाली माने जाए। बालक 16-18 साल के हैं तो उसमें तुलना कर लिया कि बालक किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में सबसे प्रतिभावान अपने को समझता है, उसमें से छांटिए। लेकिन अगर जिस क्षेत्र में है वह क्षेत्र समाज के लिए एक अच्छा संदेश भेज रहा है कि नहीं, तो इसीलिए उसने कहा कि जो समाज के लिए महत्वपूर्ण नई देन दे, तब वह प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में माना जाता है। और बातें, एक मनोवैज्ञानिक और है जिसका नाम है पॉल विट्टी, नाम सुने होंगे पॉल विट्टी जी का। उन्होंने भी बहुत ही कहा कि इसको प्रखर भी रख सकते हैं, प्रतिभाशाली में प्रखर भी आ जाते हैं। उसने कहा कि प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य में या किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। उसको कोई भी कार्य दे दिए, वह निरंतर उच्च स्तर की श्रेणियां रखता है और वो उच्च स्तर का कार्य करने के लिए हरदम विचार रखता है। इन्होंने जो 2-3 परिभाषाएं दिया, एक काल्सनी का, एक पॉल विट्टी की, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणियों में निभाई है। और बातें रह गई कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रतिभाशाली बालक है। तो इसमें पॉइंट रख के बता सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि वह बालक प्रतिभाशाली है। ये चीज आपको अक्सर देखने को मिला होगा। स्कूल अथवा कॉलेज में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सभी लोग जानते हैं स्कूल या कॉलेज में ये प्रतिभाशाली बालक होते हैं। लेकिन जब हम बातें करते हैं, इनका जो पता लगाना और चयन करना आसान कार्य नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक का है कि वह बालक वास्तव में प्रतिभाशाली है, यह पता लगाना एक शिक्षक के लिए आसान कार्य नहीं है। इसलिए अध्यापक को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये शिक्षक के लिए प्रतिभाशाली बालक को पहचानना बहुत आसान बात नहीं है। वह कब पहचान सकता है? जब प्रत्येक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएगा कक्षा रूम में, क्लासरूम में, तब इससे आप समझ जाएंगे कि बच्चा किस शिक्षण विधि को कौन कितना समझ रहा है। और जो अधिक समझ रहा है शिक्षण विधियों को, तो उससे एक नया दिशा लेकर आप चुन सकते हैं कि ये बच्चा जैसे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, विधियों के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, वाद विवाद विधि के द्वारा और सर्वेक्षण के द्वारा, ये विधियां जो लागू करेंगे तो आप इसको पहचान सकते हैं। अतः अगर इनका पहचान या चयन करने के लिए अध्यापक निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग करता है, और उस प्रविधियों में मैंने फर्स्ट पॉइंट को रखा है कि बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालक को पहचाना जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों की जब पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण या परीक्षणों का प्रयोग कर सकता है, जैसे रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण है ना, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। और आप बुद्धि परीक्षण में अध्यापक व्यक्तिगत तौर पर, समूह में भी और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयोग कर सकता है। इन परीक्षणों के लिए अध्यापक का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। इसमें अध्यापक को भी प्रशिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए कि अध्यापक इस क्षेत्र में प्रशिक्षण है देने में योग्य लायक है कि प्रशिक्षण इसका पा है कि नहीं और कर पा रहा है कि नहीं। अध्यापक को भी प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। जैसे परीक्षण के द्वारा कैसे, जैसे मैं
रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण की बातें करते हैं। बच्चों में 10-15 कार्ड वितरित कर दिया गया और उस कार्ड में बच्चों को 2 मिनट के लिए दिया गया और कहा गया किस कार्ड को लीजिए, 2 मिनट में देखिए इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसमें 2 मिनट बाद कार्ड को ले लिया गया। अब पूछा गया क्या देखे। उसमें अधिक संख्याओं में बच्चों से उत्तर मिला कि सर इसमें कुछ दिखाई देना ही तो सफ़ेद है एकदम बिल्कुल। कुछ काले कार्ड, कुछ सफ़ेद कार्ड, कुछ काले और सफ़ेद कार्ड, लाल और सफ़ेद कार्ड दिए गए। तो उसमें ये चीज़ देखा गया कि कुछ बच्चों से उत्तर से मिला कि सर इसमें कुछ अस्पष्ट कुछ जानवर के चित्र दिखाई दे रहे थे। फिर दोबारा दिया गया तब वो पकड़ पाए, लेकिन उस समय कुछ बच्चे बता दिए कि सर अस्पष्ट किसी चीज़ का चित्र दिख रहा है। फिर दिया गया तो वह बताया कि सर इसमें अस्पष्ट किसी जानवर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो पहले रूप में जो बच्चे ने अपना ज्ञान और प्रतिभा परीक्षण के द्वारा बता दिया तुरंत, तो उस श्रेणी पर हम समझ सकते हैं कि बच्चे ये अच्छे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इसलिए तो ये एक चीज़ें हो सकती है बुद्धि परीक्षा। और ये चीज़ें उपलब्धि परीक्षाएं, अगर हम बुद्धि परीक्षा के अतिरिक्त बालकों को उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा भी प्रतिभावान बालकों की श्रेणी के लिए पहचाना जा सकता है। इसी आधार पर इस प्रकार जब परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धियां का ज्ञान भली भांति हो जाता है। कोई परीक्षा टेस्ट लेकर बच्चे के बुद्धि परीक्षण को आप, उपलब्धि परीक्षण को आप पहचान सकते हैं कि बच्चे किस श्रेणी तक सफल हो सकते हैं। ये उच्च स्तर को उपलब्धि बालकों की प्रतिभावान होने की जो आशा जागृत करती है। अगर कभी भी उच्च स्तर की उपलब्धि बच्चों में प्रतिभावान और होने की आशा वो जागृत करती है, इसलिए उपलब्धि को रखा गया कि उपलब्धि परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये चीज उन्होंने और रखा कि अभिरुचि परीक्षा, रुचि के आधार पर उन्होंने कहा कि अभिरुचि से विद्यार्थियों की भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको किस कार्य में रुचि है। पढ़ने में रुचि है, पढ़ के क्या बनेंगे। तो आपकी बातों को सुनना, एक शिक्षक के लिए सुन करके आपको अच्छे दिशा निर्देशन देना, क्योंकि अभिरुचि किसी एक विशेष योग्यता से संबंधित होती है। एक विशेष, आपकी विशेष रूप से कौन सी में रुचि है। तो किसी का खाने में रुचि है, किसी का सोने में रुचि है, किसी का पहनने में रुचि है, किसी का अच्छे वकील बनने में रुचि है, किसी का वैज्ञानिक बनने में रुचि है। बताइए, जब इतनी रुचियां हैं तो हर लोगों की अभिरुचियां भी अलग अलग हैं। और बुद्धि परीक्षा की तरह जो अभिरुचि परीक्षाएं भी होती हैं, अगर इन परीक्षणों के लिए भी अध्यापक का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। इसीलिए बालकों को रुचि के अनुसार एजुकेशन दिया जाता है। अगर बालक व्यावसायिक शिक्षा में रुचि रखता है तो उस बालक को ऐसी रुचि और व्यावसायिक शिक्षा दें और बताया जाए कि आप इस क्षेत्र लायक हैं और इस क्षेत्र में आप, तो वहीं से शिक्षक का मार्गदर्शन करके बच्चों को आगे निकाल सकता है। एक शिक्षक का मार्गदर्शन। और एक है, इसी आधार पर एक और कर सकते हैं कि संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं। अगर मैंने प्रतिभाशाली बालकों के लिए किसी भी व्यक्तित्व के बारे में, अगर हम व्यक्तित्व के बारे में अध्यापक एवं अन्य व्यक्तियों से भी सूचना एकत्रित कर सकता है अध्यापक। बुद्धि आदि के अतिरिक्त अध्यापक अन्य गतिविधियों द्वारा बालकों की प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है।
अगर वह प्रतियोगिता आदि करवाकर, इसीलिए मैंने पहले अगले नेक्स्ट पॉइंट को रखा कि संबंधित व्यक्तियों से सूचना है, तो आप बच्चों को तीव्रता के आधार पर एक अच्छी प्रतियोगिता करा करके भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। उनकी अन्य योग्यताओं में जो विशिष्टता का अनुमान लगाकर प्रतिभाशाली बालकों की खोज कर सकता है कि वास्तव में मैंने जो प्रतियोगिता किया है बालक किस क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता हो, और उस विशिष्ट स्थान के आधार पर उसका पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस क्षेत्र में तीव्र आगे है, इसलिए उसको ऐसा ही व्यवसाय चुनकर दिया जाए, उसको निर्देश दिया जाए। और संबंधित व्यक्तियों से भी अध्यापक विद्यार्थियों की रुचि का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और अन्य व्यक्तियों से भी पूछ सकता है कि यह बच्चा किस क्षेत्र में आगे है, और कोई बता रहा है तो इससे भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इनकी रुचियों के अनुसार, सबसे मेन है उनकी रुचियों के अनुसार अपने शिक्षण कार्य में आवश्यक परिवर्तन और सुधार लाया जा सकता है। अगर बच्चे की जिसमें रुचि है उसमें आप सुधार ला सकते हैं, और उसकी रुचि के अनुसार अपने आप को बच्चों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक दिशा निर्देशक माना गया है। बच्चा, कोई भी बालक शिक्षक की बात मानता है, अपनी माँ पिता की बात भले न माने लेकिन शिक्षक की बात मानता है। इसलिए शिक्षक को बालक के लिए उचित निर्देशन की जरूरत है शिक्षक द्वारा। और उसी में मनोवैज्ञानिक एक है डी हान और कप। डी हान और कप ने एक बातें रखा कि डी हान कप की सूची के आधार पर उन्हें एक सूची प्रतिभाशाली बालकों की आप लोगों की समझ प्रदर्शित की। डी हान कप ने एक बातें रखे कि प्रतिभावान बालकों के जो गुणों की एक ऐसी सूची तैयार की थी जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाया जा सकता था, और यह सूची निम्नवत है। मैंने प्रथम सूची की बातें करता, उन्होंने रखा कि एक बालक सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। बात रखा, कितनी अच्छी बात है कि एक जो बालक प्रतिभाशाली बालक जो हैं सब कुछ चीज़ें आसानी से याद कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बालक। इसी क्रम में दूसरा सूची उन्होंने प्रस्तुत किया और रखा डी हान कप ने कि ये स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान में डी हान कप ने दूसरी सूची प्रस्तुत की और कहा भी कि ऐसे जो बालक स्पष्ट रूप से सोचने में तीव्र होते हैं, अर्थों को समझने में तीव्र होते हैं और पहचान करने में वह श्रेष्ठ होते हैं। किसकी? संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। और अगली सूची में उन्होंने रखा कि सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ऐसे बालक सामान्य बुद्धि का ही अधिक प्रयोग करते हैं। अगर विशिष्ट माता पिता के गुणों का बालक अध्ययन करता रहे तो ही उदाहरण से आएगा कि महात्मा गांधी का जो पुत्र थे वो महात्मा गांधी के विशिष्ट गुणों को ग्रहण नहीं किया, मात्र सामान्य गुणों का ग्रहण किया, सामान्य गुणों को ग्रहण करके, क्योंकि जो गुण उनमें था वो गुण उनके पुत्र में विकसित नहीं हो पाया। तो इसीलिए प्रतिभाशाली बालक भी उससे मोही होते हैं कि वह प्रतिभाशाली बालक जो सामान्य गुण, सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। कप ने एक सूची में और बोला कि बिना रट कर समझने की में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि
रटने में विश्वास नहीं करना है, किसी बात को समझकर अपने मस्तिष्क में स्मृति में रखें। क्यों कहा है रटंत विद्या अवंत नहीं। रटना एक अच्छी चीज नहीं है, उनको समझिए। इसीलिए ऐसे बालक रटने में विश्वास नहीं करते हैं। रट के जाइए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, रटते जाइए। जब आ जाएगा तो पता लगा कि कहीं दूसरा लिखा गया। इसलिए पॉइंट को समझिए। इसीलिए प्रतिभाशाली बालक रटने में विश्वास नहीं करते। अगला कंपनी सूची एक प्रस्तुत की कि ऐसी बालक शब्द ज्ञान बहुत विस्तृत, ऐसे बालकों का जो शब्द ज्ञान है बहुत विस्तृत होता है। कोई चीज दे दीजिए, तुरंत याद करके बता देगा, आपको सुना देगा, याद कर लेगा, अगले दिन सुना देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द ज्ञान बहुत विस्तृत होता है प्रतिभाशाली बालक में। तो इससे 3-4 सूचियां हैं जिसे आप प्रतिभाशाली बालक को पहचान सकते हैं इस शिक्षक के लिए। अगला है कठिन कार्यों को आसानी से कर देते हैं। वह उनके सामने कितनी कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, उस कार्य को वह आसानी से कर देते हैं। कठिनाइयों से, कठिन कार्यों से वो घबराते नहीं हैं। इसीलिए वो क्यों, कैसे, क्या नहीं करते हैं, क्यों, कैसे, कैसे होगा आगे जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा वह मानसिक चिंतन कर सकते हैं, करते भी हैं कि वह मौलिक चिंतन करके अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क में मौलिक चिंतन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। ये था एक प्रतिभाशाली बालक की पहचान, किस तरह पहचान सकते। उसी क्रम में मैंने आप शुरू कर रहे हैं, अभी टाइम है 15 मिनट करीब, उसमें आपको मैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं इस पर मैं विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना पॉइंट हो जाएगा आज इसको। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं की हैं, शेष जो बचेंगे मैं अगली वीडियो में ऑनलाइन क्लास से लेकर आप लोगों को बताऊंगा। कोई चीज समझिए बहुत गहन से, और नहीं समझना हो तो बल्कि न समझिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए कभी भी, गहनता से। तो एक प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चाएं कर रहे हैं कि वास्तव में प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, गुण हो सकते हैं। मैंने कहा इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि, मैंने पहले बताया था शुरू करते समय कि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि, उनमें ही विशेषताएं हैं कि इनकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र भी बताए थे, उसी तरह सांवेगिक बुद्धि का भी सूत्र बताए थे। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय गुणते, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणते 100। हल करेंगे, हल करने के बाद अगर 110 आया तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक श्रेणी में आएगा, 90 आया तो समान बुद्धि के बालक श्रेणी में आएगा। तो 110 से 140 के एवं करीब प्रखर प्रतिभाशाली आवेशी बालकों की श्रेणियाँ लगी हुई हैं कतारें। तो 110 से ऊपर जिसका IQ लेवल है 120 तक, ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। तो समझ जाएंगे, कोई चीज़ पूछिए बच्चा तुरंत उत्तर दिया, समझे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं कहते बहुत अच्छा बच्चा प्रतिभावान है। दूसरी विशेषता, ये बालक किसी घटना का निरीक्षण जो होता है बहुत बारीकी के साथ करते हैं। इनके सामने किसी घटना का वह निरीक्षण बहुत बारीकी के साथ करते हैं, इसलिए वह अधूरा ज्ञान नहीं लेते हैं। मैंने पहले बताया था, पूर्ण रूप से ज्ञान लेते हैं। घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किसने करवाया, कैसे हुआ, क्या उससे पहले कोई दुश्मनी थी। वही था ना कि एक होनहार बालक ने एक शिक्षक को चाकू मार दिया। एक प्रतिभाशाली बच्चे ने, अगर उस प्रतिभाशाली बच्चे को ये घटना दे दिया जाए, उस घटना का बारीकी से अध्ययन करके कहा क्यों मारा,
लास्ट में निष्कर्ष निकाल इसीलिए मारा कि शिक्षक ने उसको परीक्षा में कम अंक दिए थे, तो उसने कहा क्या ये बुद्धि की एक खरी कसौटी पर उतर सकता है? तो प्रतिभाशाली बालक ऐसी घटनाओं की बड़ी बारीकी से अध्ययन करके ये चीज़ें कहते भी हैं कि ये चीज़ें एक छात्र के लिए आवश्यक नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि ऐसे चीज़ें सोचे, यह सामान्य बुद्धि से नीचे के बालक ऐसी हरकतें सोचते हैं। सामान्य बुद्धि तक ये चीज़ें नहीं मस्तिष्क में आती, अब प्रतिभाशाली बालक सोच ही नहीं सकते, इसीलिए वह किसी घटना का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। नंबर कम दिए शिक्षक होते हैं ना कि मैंने तो परीक्षा में पूर्ण लिखा था, उन्होंने नौकरी मिल गई, साक्षात्कार मेरा बढ़िया हुआ था, नौकरी मिल गई, मुझको क्यों नहीं मिला? तो आप दूसरे पर, साक्षात्कार लेने वाले पर दोषी लगाते हैं कि वह अच्छा नहीं था, पक्षपात किया, ये मुझको रखना नहीं चाहा। नहीं, यही चीज़ प्रतिभाशाली बच्चे नहीं सोचते हैं, ना तो कहते हैं जो आप सोच रहे हैं। वो कहता क्या है? क्योंकि घटना का बारीकी से अध्ययन करके कहता है कि अभी नहीं, हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई है। प्रतिभाशाली बच्चे यही सोचते हैं कि हमारे कर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई है, इसलिए हमको सफलता नहीं मिली है। अपने आप अपने पर वो अध्ययन करते हैं। तो जिस दिन ये चीज़ें आप में आ जाएगी, तो उस दिन आप भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में खड़े रहेंगे। कि सब में आती नहीं, सब दूसरे पर दोषारोपण लगाते। एक प्रतिभाशाली बालक की यह विशेषता। दूसरी विशेषताएं हैं, हाँ, इनके सीखने की गति तीव्र और शुद्ध होती है। प्रतिभाशाली बालक की जो सीखने की गति है तीव्र और शुद्धता भी होता है। जितनी तीव्र से वो सीखता है ना, उतनी शुद्धता भी होती है, तथा स्मरण शक्ति उच्च स्तर की होती है। व्यक्ति के अंदर दो चीजें हैं, एक स्मरण, दूसरा विस्मरण। स्मरण से कहीं ज्यादा विस्मरण को महत्व दिया जाता है। प्रश्न उठता है क्यों सर? अगर व्यक्ति, जैसे कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, अगर ज़्यादा चीज़ इसमें हो जाती है तो क्या कहते हैं? कहते हैं सर हैंग कर रही है। तो उसी तरह मस्तिष्क में, तो उसमें से क्या डिलीट करते हैं कि नहीं? मोबाइल से डिलीट करते तो आप कहते हैं आप सही होगा, हल्का चले जाएगा। तब महत्व किसको दिए? जब तक स्मरण में उसका काम था तब तक आपके लिए ठीक है, लेकिन उसको डिलीट करना, तो इसलिए स्मरण से कहीं ज़्यादा विस्मरण को महत्व दिया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालक की जो स्मरण शक्तियाँ हैं वो काफ़ी दिन होते हैं, उसमें विस्मरण की कम क्षमताएं होती हैं, लेकिन विस्मरण करना भी अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति के मस्तिष्क से चीज़ें विस्मरण नहीं होती तो व्यक्ति पागल हो जाए। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण को भी महत्व दिया है, स्मरण ज़्यादा कहीं विस्मरण। और अगली है इसकी विशेषताएं कि प्रतिभाशाली बालक की और विशेषताएं क्या होती हैं। हाँ, ये प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से देते हैं। स्पष्ट बात है, आप कोई प्रश्न पूछिए तो उसमें सोचने विचारने की क्षमता है ही नहीं, वो आपके प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर दे डालते हैं। ये होता है क्योंकि इसमें अध्ययन करने की जो क्षमताएं हैं तीव्र है, अधिक है, इसलिए किसी भी प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से देते हैं। देखिए, प्रश्न को बहुत प्रभावशाली तरीका से रखने के बाद आपके प्रश्न में ही उत्तर सम्मिलित होता है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए पहले प्रश्न को समझिए, और वही चीज़ें प्रतिभाशाली बालक प्रश्न को समझ जाते हैं और उत्तर शीघ्रता से दे देते हैं।
अगला है, इतना ही नहीं, इसी विशेषता और है कि वह विषय का गहन से अध्ययन करते हैं। अगर कोई चीज 2 ही घंटा पढ़े तो उनको अपनी विषय पर बहुत ही पकड़ होती है। जितना पढ़ते हैं उतना गहनता से वह अध्ययन कर लेते हैं। कहते हैं ना कि मैंने 4-5 घंटा आज पूरी रात पढ़े हैं, सुबह पूछा जाए तो कुछ नहीं पढ़े। ये चीजें